हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। टॉपिक चल रहा है, देखो चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट टॉपिक में थोड़ी सी बात करी थी टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स की, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, उसके बाद टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। लास्ट टाइम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर मैंने कहा था कि जब सट्टन और बोवेरी, दो साइंटिस्ट है ना, सट्टन और बोवेरी, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए सेल के ऊपर, उन्होंने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके जो पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये देखा था ना। तो जो पेयर सेपरेट होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि मेंडल ने बताया था कि जो एलील्स होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स भी ही सेपरेट होते हैं। ठीक है ना। तब उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा था कि हाँ, जो मेंडल्स बात करता है वो फैक्टर्स, ठीक है ना, जिनको आज हम जीन के नाम से जानते हैं, वो क्रोमोसोम पर ही होने चाहिए। तभी तो जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो उनके ऊपर लगे हुए जो एलील्स हैं या जो जो जीन्स या जो फैक्टर्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी जो है उसकी बात करेंगे। देखो, थॉमस हंट मॉर्गन फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, वो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। ठीक है, बाय द यूजिंग फ्रूट फ्लाइज। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके पे किया था, फ्रूट फ्लाइज पे किया था। एक फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम आम भाषा में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। सब लोग जनरली क्या बताते हैं, फ्रूट फ्लाई जो होती है वो फ्रूट खाने आती है, फ्रूट खाने आती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, पता है क्या। फ्रूट फ्लाइज जो होती है वो कटे हुए फ्रूट्स के ऊपर इसलिए आती है क्योंकि कटे हुए फ्रूट्स के ऊपर जो यीस्ट है वो ग्रो करने लगती है और वो उस यीस्ट को खाने के लिए आती है। तो देखिए, he chose the Drosophila for his experiment as a model because it breeds very quickly. They complete their life cycle in about 2 weeks. यानी कि वो बहुत जल्दी क्या करती है, ब्रीड करती है। ठीक है, उनका लाइफ साइकिल 2 वीक्स का होता है, यानी कि बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा जनरेशंस जो होते हैं वो देख सकते हैं। Therefore breeding can be done throughout the year. और उनकी ब्रीडिंग जो है वो हर मतलब साल भर तक कभी भी करवाई जा सकती है, वो ब्रीडिंग कभी भी करने के लिए रेडी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होता है इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर होता है 2n = 8, यानी कि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर मिलते हैं। A single mating could produce a large number of progeny files. सिंगल मेटिंग से भी बहुत बड़ी संख्या में हमें क्या मिल सकती है, अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स मिल सकती है। मतलब अगर हमें बड़ी संख्या में ऑफस्प्रिंग मिलेगी तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर पॉपुलेशन मिलती है तो उसके अंदर सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, है ना, तो कोई कैरेक्टर छूटता नहीं है। They can be grown as a simple synthetic medium in a laboratory, और उनका लेबोरेटरी में भी ग्रो करवाना बहुत आसान है। ठीक है, और देखो कैसे दिखती है वो, ये देखिए यहाँ इनको डिस्टिंग्विश करना भी बहुत आसान होता है। ठीक है ना, कैसे, जो मेल ड्रोसोफिला है वो छोटा होता है और फीमेल ड्रोसोफिला जो होती है वो बड़ी होती है। देखो, इट इज इजीली डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल। ठीक है, हेरिडिटी वेरिएशंस दैट कैन बी क्लियरली सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप। जो भी वेरिएशंस इनके अंदर आते हैं वो बहुत इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखे जा सकते हैं। तो इतना सब कुछ होने के कारण क्या है, वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसको एज अ मॉडल यूज किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के। देखो, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था उसकी बात करते हैं। मॉर्गन कैरिड आउट द सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो क्या किया टीएच मॉर्गन ने, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता है। आगे थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, ये सब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि जो भी जीन्स उसके ऊपर जो मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो किए थे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। मैं एक्स क्रोमोसोम लगाता हूँ, ये एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कुछ जीन्स लगे हुए होंगे, करेक्ट। मान लो ये जीन्स कुछ यहाँ लगे हुए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक जीन्स लगे हुए। वो जीन्स जिस कैरेक्टर को डिसाइड करवाते हैं उस कैरेक्टर को लेकर के और उन जीन के इफेक्ट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए थे कि जीन काम कैसे करते हैं। ओके, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था।
मतलब उन्होंने एक ही टाइम पर क्या किया था, 2 पेयर ऑफ एलील्स लिए थे, ठीक है। He obtained F2 progeny and F2 ratio was observed. उन्होंने क्या किया, पहले F1 जनरेशन बनाई, फिर F2 जनरेशन बनाई। क्या किया, पहले F1 जनरेशन बनाई, फिर F2 जनरेशन बनाई। डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जो रेशियो होता है वो आपको पता है 9:3:3:1 होगा, रेशियो होगा कि नहीं। He found that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated from the 9:3:3:1 expected when the two genes are independent. मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है वो क्या कहता है, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ये कहता है कि दो जीन्स जो होते हैं वो एकदम इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालते, अगली जनरेशन में वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर फेल हो गया। कैसे हुआ वो बात करेंगे। देखो देखो ये आपके एनसीईआरटी का मेंडल का एक्सपेरिमेंट का चार्ट, क्रॉस ए और क्रॉस बी। उन्होंने पता है ये जीन्स जो है वो एक्स है और वाई है, एक्स लिंक्ड है और वाई लिंक्ड जीन्स है, ठीक है। इन्होंने F1 जनरेशन बनाई, फिर F1 से F2 जनरेशन बनाई। अब कैसे किया, क्या किया, मैं उसकी बात करूं। देखो मैं पहले बता देता हूं कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, हम उसकी बात कर लेते हैं। सुना, मेंडल ने 3 कैरेक्टर लिए थे। नंबर फर्स्ट लिया था उन्होंने बॉडी कलर, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिया था आई कलर, और तीसरा लिया था विंग साइज। विंग्स साइज, ये क्या थे, ये कैरेक्टर थे। अब आपको पता है इसके अंदर कोई डोमिनेंट और कोई रेसेसिव होगा, करेक्ट। क्या होगा, डोमिनेंट और रेसिव होगा। तो देखो ये कौन कौन से थे, सुनो 2 तरह के थे। अब यहां मैं कह देता हूं बॉडी कलर जो है वो कैसा हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है या हो सकता है येलो, करेक्ट। दूसरा आई कलर जो है वो या तो रेड हो सकता है या हो सकता है व्हाइट। इसके अंदर भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं ना ड्रोसोफिला में। और विंग साइज जो है वो या तो लार्ज हो सकता है या मिनिएचर हो सकता है। मिनिएचर का मतलब छोटा, ठीक है ना। अब आपको पता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है, और ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है। वो डोमिनेंट है और रेसिव है। अब मेंडल जो है ना वो क्या करता था, डोमिनेंट को कैपिटल से लिखता था, डोमिनेंट को कैपिटल से लिखता था, और जो रेसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से लिखता था, ठीक है ना। मॉर्गन भैया कहते हैं भैया मैं तो मेंडल को फॉलो नहीं करता, मैं तो अपने हिसाब से सिंबल बनाऊंगा और अपने हिसाब से लिखूंगा। तो पता है मेंडल का जो कैपिटल और स्मॉल लेटर वाला जो सिंबल है ना, वो जो सिंबल वो उन्होंने यूज नहीं किया, वो कहता मैं तो अपना ही बनाऊंगा। उन्होंने पता है क्या किया, जो डोमिनेंट है ना, जैसे उसको वाई से लिखते हैं, उसको लिख दिया y प्लस। उन्होंने क्या किया, रेसेसिव वाला जो कैरेक्टर है ना उसका सिंबल लिया और उसके ऊपर प्लस लगा करके उसको डोमिनेंट बना दिया। जैसे येलो जो होता है वो y से लिखते हैं ना, ये y लिखा, ये येलो है। अब इसके ऊपर प्लस लगा दिया तो ये डोमिनेंट बन गया, ठीक है। अब वही व्हाइट जो है वो W से स्टार्ट होता है ना, उन्होंने क्या किया, व्हाइट है क्या, W व्हाइट, और उसके ऊपर प्लस लगा दोगे ना तो वो डोमिनेंट बन जाएगा। और मिनिएचर जो है वो M से स्टार्ट होता है ना, तो इसको लिख दिया M, और अगर मैं इसके ऊपर M प्लस लगा देता हूं तो वो डोमिनेंट बन जाएगा। सही है, ये उसके सिंबल थे, इसके क्या है, सिंबल थे। और यहां पर देखा जाए तो उसके ऊपर प्लस लगा दोगे तो डोमिनेंट सिंपल लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, रेसिव हो जाएगा। अच्छा जो डोमिनेंट है ना इनको यहां पर हम वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप भी बोलेंगे, डोमिनेंट बोलो या वाइल्ड टाइप बोलो एक ही बात है। वो कहता है मैं डोमिनेंट नहीं बोलता, मैं तो वाइल्ड बोलूंगा, बोलो बोलो ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे डोमिनेंट कैसे लिखा जाएगा, रेसिव कैसे लिखा जाएगा, और वाइल्ड टाइप क्या होगा, डोमिनेंट क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। रेसिव अलग होगा, वाइल्ड और डोमिनेंट सेम होंगे। ये कैरेक्टर थे, ये उनके सिंबल्स, और ये उनके जो है देखा जाए तो ट्रेट्स थे। ब्राउन डोमिनेंट है, येलो रेसिव है, रेड डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव है, लार्ज डोमिनेंट है, मिनिएचर रेसेसिव है। करेक्ट है क्या, समझ, हाँ ध्यान से। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में पता है क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था ना, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था या जो क्रॉस फर्स्ट लिख देते हैं, उसमें उन्होंने लिया था कैरेक्टर फर्स्ट और कैरेक्टर सेकंड।
यानी बॉडी कलर और आई कलर को लेकर किया था। एक्सपेरिमेंट सेकंड जो था या क्रॉस सेकंड जो था उन्होंने लिया था आई कलर और विंग्स कलर को लेकर के, यानी सेकंड और थर्ड को लेकर के। और जो एक्सपेरिमेंट थर्ड था जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है वो था फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर को लेकर। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे पहला, सबसे पहले ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यानी बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, देखो क्या था क्रॉस फर्स्ट में क्या था, येलो बॉडी। येलो बॉडी कैसी होती है, येलो बॉडी जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो डोमिनेंट है, एंड व्हाइट आइड फीमेल्स, सॉरी येलो बॉडी जो है रेसेसिव है, सॉरी येलो बॉडी रेसिव है और व्हाइट आई जो है वो भी रेसिव है और फीमेल्स थी वो, ठीक है फीमेल्स थी। और उसका क्रॉस करवाया गया ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल से, और ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। और उसको मैं वाइल्ड टाइप लिख दूं, वाइल्ड टाइप मैं ना जैसा ही क्रॉस करवाया ना एग्जैक्टली वैसे ही क्रॉस करवा करके तुम्हें बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, अब देखो फीमेल जो होती है ना, फीमेल में भी यहाँ एक्स एक्स होता है और मेल में भी यहाँ एक्स वाई होता है, ठीक है ना। ये फीमेल है और मेल है। अब जो फीमेल बनाई है उसको ऐसे बना रखा है इन्होंने, ये एक्स क्रोमोसोम ऐसे दिखा दे एक बार, ये एक्स क्रोमोसोम ऐसे दिखा दे। फीमेल में तो 2 एक्स होते हैं, ठीक है, मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है और दूसरा जो है वो वाई होता है, वाई को ऐसे दिखा देते हैं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, जो फीमेल है वो कैसी है, फीमेल है सर येलो बॉडी वाली और व्हाइट आई वाली, करेक्ट। तो मैं लिख दूं येलो बॉडी और व्हाइट आई को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वाई और डब्ल्यू से, और यहां पर भी मैं रिप्रेजेंट कर दूं वाई और डब्ल्यू से, आया ना, ठीक है। मेल कैसा है, मेल जो है वो डोमिनेंट है, यानी मैं लिख दूं वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और इसी को वाइल्ड टाइप बोला है आपने, ठीक है। अब यहां सुनो, यहां क्रॉस होगा, यहां फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, एग्जैक्टली। अब देखो फीमेल के अंदर दोनों एक्स जो है वो सेम है, तो फीमेल में एक ही तरह का क्या होगा, ओवम बनेगा, एक ही तरह का ओवम बनेगा। तो क्या मैं ओवम के अंदर ये लिख दूं कि ओवम बनेंगे कैसे, उसके अंदर होगा वाई और डब्ल्यू। वही स्पर्म जो होगा ना वो 2 तरीके का बनेगा, वही स्पर्म जो होगा वो 2 तरीके का बनेगा। तो मैं एक स्पर्म के अंदर और 2 स्पर्म के अंदर, ये ओवम कह देता हूं मैं, ये ओवम है, क्या ये ओवम है और ये स्पर्म है। एक स्पर्म में क्या जाएगा, एक स्पर्म में तो जाएगा ये क्रोमोसोम वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला, और दूसरे स्पर्म में चला जाएगा वाई। बताओ 2 तरह के स्पर्म बने ना, और फीमेल के अंदर तो क्या बना, एक ही तरह का स्पर्म ओवम बना है ना। अब मान लो ये स्पर्म इसके साथ में जाकर के फर्टिलाइज होता है, तो ना अब F1 जनरेशन बनाने वाले हम, F1 जनरेशन बनाने वाले हैं। देखो अगर ये स्पर्म इस ओवम के साथ करके फर्टिलाइज होता है तो इन दोनों के अंदर क्या बनेगा, देखो F1 जनरेशन में एक फीमेल बनेगी तो वो ऐसी बनेगी, देखो ये देखो ये हो जाएगी Y प्लस डब्ल्यू प्लस, क्योंकि देखो स्पर्म में ना डोमिनेंट वाला जीन है, और उधर देखो Y और W। अच्छा मुझे इसका कोई फिनोटाइप बता सकता है, इसका फिनोटाइप बता सकता है, ये कैसी होगी, ये फीमेल होगी, वाइल्ड टाइप फीमेल होगी, क्योंकि Y प्लस डब्ल्यू प्लस है। अब अगर ये वाला स्पर्म इसके साथ जाकर के फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा Y W, और नीचे एक आ जाएगा Y क्रोमोसोम, करेक्ट। ये मेल कैसा होगा, ये मेल रेसिव कैरेक्टर वाला होगा। देखो मामला उलट गया, हमने वाइल्ड मेल लिया था और रेसिव फीमेल ली थी, F1 जनरेशन में वाइल्ड फीमेल मिल रही है और रेसेसिव मेल मिल रहा है, बताओ रेसेसिव मेल।
क्योंकि वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। वाई और डब्ल्यू जो है वो कैसा होगा आपको पता है, यहाँ पर येलो बॉडी होगी और व्हाइट आइज होगी, तो ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। अब देखो इस क्रॉस में देखते हैं अपने, देखो येलो और व्हाइट बॉडी वाली फीमेल ली थी और वाइल्ड टाइप का मेल लिया था, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, फीमेल वाइल्ड टाइप की मिली और येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला मेल मिला। बोलो हाँ या ना, है ना, दिखा ना, दिखा ना, ये ना, ठीक है, ये F1 जनरेशन है। अब आपको पता है F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनाते समय, F1 जनरेशन से क्या है, F2 जनरेशन बनाते समय हम क्या करते हैं, सबमेटिंग करवाते हैं। सबमेटिंग का मतलब क्या है, F1 जनरेशन में जो मेल और जो फीमेल मिले हैं हमें हमें उनका क्रॉस करवाना है, तो हमें F2 जनरेशन मिले, है ना। प्लांट्स में तो क्या कर देते हैं, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं, करेक्ट। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, सबमेटिंग करवाई जाती है। अब अच्छे से देख लो, F1 जनरेशन के अंदर क्या मिल रहा है, हमें वाइल्ड टाइप की फीमेल मिल रही है और येलो और व्हाइट वाला यानी रेसेसिव जो है वो मेल मिल रहा है। अभी क्या होगा, सुनना ध्यान से, अभी इससे F2 क्रोमोसोम मतलब F2 जनरेशन बनाते हैं, ये F2 जनरेशन है, ये जनरेशन अभी पता चलेगी आपको क्या है, देखना। देखो ये फीमेल ले लेते हैं अपने, यहां हम बात कर लेते हैं मेल की, ठीक है ना। ठीक है, फीमेल कैसी है सुनना, फीमेल तो हमारे है वाइल्ड टाइप की, ठीक है, और मेल जो है वो हमारा है रेसेसिव। मैं बना देता हूं एक बार यूं क्रोमोसोम बना के, उसके बाद ठीक है। अब यहां पर देखो Y प्लस W प्लस और Y और W, है ना, और यहां Y और यहां स्मॉल w, करेक्ट, यही है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। अभी एक बात सुनना, अभी ना ये गैमेट दो तरह के गैमेट बनाएंगे, तरह गैमेट बना सकती है, ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेल जो होगा वो भी दो तरह के गैमेट बनाएगा। पता है यहाँ लोचा है, चार तरह के गैमेट बनाएगी, ये चार तरह के गैमेट बनाएगी। याद करो, याद करो, याद करो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। अगर मैं ऐसा ले लूं, हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लूं, तो वो दो रास्ते निकालने वाली चीज याद है क्या आपको, कैसे, अगर मैं इनको बताता हूं, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझाता हूं, देखो y प्लस स्मॉल y, w प्लस स्मॉल w, क्या डोमिनेंट रेसिसिव, डोमिनेंट रेसिसिव हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या करते हैं गैमेट बनाते समय, y प्लस और y, यू लिख दिया, यू लिख दिया, यू लिख दिया, यू लिख दिया, w प्लस w, w प्लस w, है ऐसा, यहां देखो y प्लस w प्लस एक क्रोमोसोम ऐसा, ओके, दूसरा देखो y प्लस w, दूसरा ऐसा, तीसरा y और w प्लस, और चौथा y और w। बोलो क्या चार तरह के गैमेट्स, एक दो तीन, चार तरह के गैमेट्स बनेंगे क्या, ये क्यों बनेंगे उसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से। सर ये चार तरह के कैसे बनाए आपने, क्योंकि मेंडल क्या कहता है, मेंडल क्या कहता है कि एक कैरेक्टर जो है उसके ऊपर उसका जो एलील है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होता है, तो किसी के साथ भी कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है ये सुनो, सुनना ध्यान से, आपने ना सेल डिवीजन में एक प्रोसेस पढ़ रखी होगी, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ रखा है क्या, मैं रिलेट कर रहा हूं दो तीन टॉपिक को, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए जीन जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, सुनना, जैसे मान लो ए और बी, यहां स्मॉल है और यहां स्मॉल बी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब क्या होगा क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में, क्या होता है, मान लो कि ए इस तरफ चला जाएगा और स्मॉल ए इधर आ जाएगा, तो नया कॉम्बिनेशन क्या बनता है पता है क्या, नया कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी,
कैपिटल ए स्मॉल बी, बोला हाँ या ना, नया कॉम्बिनेशन बनाया। और जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही हो, नहीं भी हो सकता, कोइंसिडेंशियल नहीं भी हुआ मान लो, तो या तो गैमेट में कैपिटल बी रहेगा या स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा, हाँ ठीक है। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, बोला हाँ या ना, बोला ठीक है। एग्जैक्टली यहां चार तरह के गैमेट्स बनने के पीछे का रीजन क्या है देखो, अगर इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो गया या इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो गया तो नए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे उसकी बात करेंगे। देखो नए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मान लो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ये दो तो तब क्या है जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये लो y प्लस डब्ल्यू प्लस y और w, y और w है या नहीं, ठीक है। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मान लो w और w प्लस के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो जो दो गैमेट्स बनेंगे फाइनली क्या वो ऐसा बनेंगे, मान लो y प्लस रह गया और इधर आ गया खाली w, और यहां आ गया y और इधर आ गया w प्लस। पता है क्या ये कैसा होगा, ये इसमें ना वाइल्ड टाइप का क्या होगा, दोनों वाइल्ड टाइप के हैं, इसमें y और w दोनों रेसिव है, इसमें क्या है y प्लस और w है, इसका मतलब ये होगा ये ब्राउन बॉडी वाला होगा और व्हाइट आई वाला होगा, और यहां ये येलो बॉडी नहीं ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई है, और यहां येलो बॉडी और रेड आई वाला होगा, आया ना। चार तरह के ओवम बनेंगे, ये क्या है ओवम, ओवम है। अब यहां बेचारा मेल जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में है क्या नहीं, ठीक। तो यहां बेचारे के पास जो दो स्पर्म्स बनने वाले हैं वो स्पर्म्स दो ही तरह के बने, एक ये दो। अब यहां देखो इसमें तो वाई क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है, और उसमें वाई और डब्ल्यू, करेक्ट है कि नहीं, है या नहीं, ठीक है। अभी होगा क्या, अभी इन स्पर्म्स का इनके साथ हमें क्रॉस करना, ठीक है। अगर मान लो ये स्पर्म इनमें से किसी एक के साथ क्रॉस करे तो क्या जनरेशन बनेगी, और ये स्पर्म इनमें से किसी एक के साथ क्रॉस करे तो क्या जनरेशन बनेगी। क्या मैं इधर लिख दूं, क्या मैं इधर लिख दूं एक बार के लिए, देखो अगर ये स्पर्म इस जगह पर इसके साथ क्रॉस करता है, इस ओवम के साथ क्रॉस करता है, तो y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू मैं लिख दूं एक बार, y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, आया ना, सही है। ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, देखो ये इसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये वाई डब्ल्यू है और ये वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू और ये भी वाई डब्ल्यू। अच्छा मुझे इसका फिनोटाइप बता सकते हो, ये वाइल्ड टाइप की फीमेल है, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, येलो बॉडी वाली और व्हाइट आई वाली, आया ना, येलो बॉडी वाली और व्हाइट आई वाली होगी, ठीक है। अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है, सुनना, ये स्पर्म इसके साथ क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, क्या देखो ये y प्लस और w, y प्लस और w, और ये y और w, ठीक है। अब बता सकते हो ये कैसा होगा, मैं बताऊं क्या या तो आप बताओगे,
ये कैसा होगा, यहां देखो एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, ब्राउन बॉडी होगी, ब्राउन बॉडी होगी। और डब्ल्यू डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू और डब्ल्यू ये दोनों तो किसके लिए है, व्हाइट आई के लिए है, तो व्हाइट आई होगी, आया ना। उसके बाद ये स्पर्म इस ओवम के साथ अगर फर्टिलाइज करेगा, जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी, ये देखना, ये स्पर्म इसके साथ करेगा तो Y और W प्लस और Y और W, ये है Y और W प्लस और Y और W, ऐसा है। तो अभी क्या होगा, ये वाली जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, आप देख लो, ये होगी येलो बॉडी वाली, क्योंकि ब्राउन बॉडी के लिए तो डोमिनेंट कोई भी नहीं है, और रेड आई वाली होगी, ये है। देखो ये F2 जनरेशन मेल्स है, F2 जनरेशन की फीमेल है, वाइल्ड येलो और व्हाइट, ब्राउन और व्हाइट, और येलो और रेड। देखना उस क्रॉस में दिखाता हूं, ये देखो, ये फीमेल्स देखो, वाइल्ड टाइप व्हाइट आई वाली, ठीक है, और येलो आई वाली, और यहां जो देखा जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर दिखेगा तो वो हो जाएगा, देखो येलो और व्हाइट आई वाली, और ये चार फीमेल्स हैं, तुम्हें दिख रही है, ये चार फीमेल्स हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन ना, वाइल्ड टाइप की फीमेल और येलो और व्हाइट टाइप की फीमेल, देखिए ये वाला, ये वाइल्ड टाइप की है और ये येलो और व्हाइट वाली है, ये फीमेल्स है, ठीक है। अब मैं मेल की बात करता हूं, ठीक है, अब मैं मेल की बात करता हूं। ये स्पर्म अगर इन चारों के साथ ना करके, इन चारों में से किसी भी एक के साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, तो मैं उसके बाद क्या बनेगा वो बता देता हूं। तो मैं एक बार यहां दूसरी जगह पर लिख देता हूं, एक ओ, ये एक स्पर्म का वाई क्रोमोसोम, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं एक बार, ये मेल, यहां क्रोमोसोम क्या होगा, ठीक है, यहां क्या होगा, y प्लस डब्ल्यू प्लस, यहां हो जाएगा y और w, यहां हो जाएगा y प्लस और w, और यहां हो जाएगा y और w प्लस, एग्जैक्टली यही होगा, ये ओवम है और ये y क्रोमोसोम, ठीक है। अब इनके साथ फर्टिलाइज करवा दो, जो मैंने फीमेल का करवाया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही करवाया मैंने, बस मैंने यहां पर इस जगह पर क्या कर दिया, टेबल बनाई ताकि बहुत आसानी से और फटाफट काम हो जाए, ठीक है ना। और यहां ये वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, और ये वाई क्रोमोसोम, एग्जैक्टली वही होगा। यहां देखो सीधा सीधा आ जाएगा, y प्लस डब्ल्यू प्लस y और w, y प्लस और w, ये हो जाएगा y और, अब खुद देखना पीछे की तरफ, यहाँ जो मेल्स दिखा रखे हैं वो कैसे दिखा रखे हैं, वाइल्ड टाइप का मेल y प्लस डब्ल्यू प्लस, y प्लस डब्ल्यू प्लस, वाइल्ड मेल, ठीक है। दूसरा देखिए W प्लस, सॉरी y प्लस और W यानी व्हाइट आई वाला, ये देखो y प्लस और W, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए येलो और व्हाइट आई वाला, ठीक है, येलो और व्हाइट y और सिर्फ W, और यहां देखा जाए तो चौथा आ जाएगा y और W प्लस वाला, और अपने भी यहां y और W प्लस वाला था, चार मेल बने थे। ये बनी F2 जनरेशन, ये फीमेल और ये मेल, यहां देखो चार मेल और चार फीमेल्स। ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, वाइल्ड टाइप का मेल, ठीक है, येलो और व्हाइट टाइप का मेल, ठीक है, वाइल्ड टाइप का मेल, है ना, कहां लिया था हमने, शुरुआत में लिया था। येलो और व्हाइट मेल किसने लिया था, हमने F1 जनरेशन में देखा था और उसको पेरेंट के हिसाब से बताया था ना? वैसे ही वही अगर मैं F1 जनरेशन में बात करूं, F1 जनरेशन के अंदर देखो, ये F1 जनरेशन में y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाइल्ड टाइप की फीमेल, ठीक है ना, वाइल्ड टाइप की फीमेल, और यहां नीचे देखो येलो और व्हाइट टाइप की ये फीमेल।
ये पेरेंटल टाइप का जो है वो जनरेशन है, और ये हमें पता है कितना मिला, ये मेंडल को 9:3:3:1 में नहीं मिला। ये पेरेंटल टाइप के जो कॉम्बिनेशन है ये F2 जनरेशन में 98.7% जनरेशन में था। 98.7% जनरेशन जो थी वो पेरेंटल जनरेशन के जैसी ही थी, जैसे हमने पेरेंट्स लिए थे शुरुआत में F1 जनरेशन मिली थी वैसी ही थी। और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो है ना 1.3% मिले हमें, सिर्फ 1.3% जो डिफरेंट थे, यानी क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ। क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ, कारण क्या थे? फिर मेंडल ने देखा कि जो जीन्स जो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, जो बहुत ज्यादा पास पास में लगे हुए हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर वो सेग्रीगेट हो ही नहीं रहे, मतलब वो अलग हो ही नहीं रहे हैं। अलग हो ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है कि वो आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। तो वहां से टर्म आई लिंकेज। जो पास पास में जीन होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर अलग नहीं होते, इस फिनोमिना को लिंकेज कहते हैं। ये प्रोसेस जो थी वो थी। और वहीं जो क्रॉस बी था ना उसके अंदर देखो, यहां तो देखो Y और W पास पास में लगे हुए थे, करेक्ट? Y और W पास पास में लगे हुए, ये जीन और ये जीन पास पास में लगे हुए। यहाँ W और M, यहां देखो क्रॉस सेकंड जो है उसमें व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाली जो है फीमेल, उसको रेड आइड और लार्ज विंग वाले मेल के साथ में क्या करवाया। अब यहां आप देखोगे क्या, यहां आप देखोगे कि इस जगह पर है ना ये दोनों जीन्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर है क्रोमोसोम के ऊपर, तो थोड़े दूर दूर है। तो पता है क्या होता है, दूर दूर वाले जीन जो होते हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अलग हो सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप के नए कॉम्बिनेशंस जो है वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। इसीलिए यहां पर इस जगह पर F1 जनरेशन जो थी उसके अंदर F2 जनरेशन बाद में देखी गई। F1 जनरेशन जब F2 जनरेशन बताई गई तो पेरेंटल टाइप जो है वो 62.8% मिले और रिकॉम्बिनेंट मिले 37.2%। 7.2%। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट्स नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जीन दूर दूर है, जीन दूर दूर है। तो एग्जैक्टली ये मॉर्गन ने उसके बाद में जो भी पोस्टुलेट्स दिए थे उसकी बात करते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। उन्होंने कहा कि क्यों 9:3:3:1 नहीं मिला मुझे, क्यों ऐसे मिला? इवन इन्वॉल्व आर, जो भी जीन्स थे ना, जीन्स इन्वॉल्व आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक पहली बात तो वो एक्स क्रोमोसोम पे थे, ठीक है। When the two genes are located on the same chromosome, the proportion of the parental gene combinations was much higher than the non-parental type. Parental type की ज्यादा मिली थी, नॉन पेरेंटल टाइप की कम मिली थी, ठीक है। मॉर्गन attributed this due to the physical association or the linkage of the two genes and the coined is the term linkage. Morgan found that even genes were grouped on the same chromosome. Some genes were very tightly linked while other are loosely linked. उन्होंने कहा था कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं वो बहुत लूजली लिंक्ड होते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन। जो टाइटली लिंक्ड जीन होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करते हैं, जो पास पास में लगे हुए। देन लूजली लिंक्ड जीन्स शो द हाई रिकॉम्बिनेशन। जो दूर दूर होते हैं वो लूजली लिंक्ड होते हैं और वो रिकॉम्बिनेशन शो करता है। जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। हाँ, व्हाइट आई वाला, येलो बॉडी वाला बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है। और इसमें पेरेंटल टाइप जो है उसके अलावा जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो 1.3% था रिकॉम्बिनेशन, while white and miniature wing showed 37.2 recombinant, hence they are loosely linked. हाँ, तो दूसरे क्रॉस के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे वो 37% मिले थे। इसका मतलब ये दो जीन जो है वो बहुत दूर है और वो लूजली लिंक्ड है, ठीक है ना, इसलिए यहां रिकॉम्बिनेशन मिला। अल्फ्रेड स्टुवेंट use the recombination frequency between gene pairs to the measure physical distance between genes and the mapped their position on the chromosome. अल्फ्रेड स्टुवर्ट जो थे उन्होंने यूज किया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। उन्होंने देखा था कि किस फ्रीक्वेंसी से रिकॉम्बिनेशन होता है, इस फ्रीक्वेंसी से रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट नहीं होगा, क्या रहेगा। और उन्होंने जीन मैपिंग की प्रोसेस भी बताई थी। उन्होंने पता है क्या बताया था, देखो फिर मैं एक बार लाइन बताता हूं फिर आगे बताता हूं क्या बताया था। In this way, the genetic maps were prepared, which is used today for the genome sequencing projects in Human Genome Project. Human Genome Project आगे आएगा। उस Human Genome Project में हम ये देखते हैं कि किस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो होते हैं वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो पता है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए एक रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि मान लो एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन लगे हुए हैं, इसके ऊपर जीन लगे हुए हैं। अगर मान लो A, B, C, D, E, F, G, H ये जीन्स लगे हुए हैं। A और B क्या है, A और B, मान लो A और B दो जीन्स है। इन दो जीन के बीच में अगर
यहां पर इन दो जीन्स के आपस में क्रॉसिंग और होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? या मान लो यहां स्मॉल है, यहां स्मॉल बी है, ए और बी अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होने की पॉसिबिलिटी अगर 1% रखते हैं ना, 1% अगर ये दोनों ए बी आपस में, ये ए और बी आपस में अलग होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं कि ए और बी दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे या बी और बी दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो अगर ये 1% भी टेंडेंसी रखते हैं रिकॉम्बिनेशन की, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमॉर्गन। उन्होंने ना मॉर्गन के बेस पर, मतलब मॉर्गन को एक तरीके से देखा सम्मान देने के लिए उन्होंने जो यूनिट दी थी जीन मैपिंग के लिए वो 1 सेंटीमॉर्गन, मतलब सेंटीमॉर्गन दी थी। जैसे सेंटीमीटर बोलता है ना, वैसे सेंटीमॉर्गन है वो जीन्स के बीच की डिस्टेंस मापने के लिए। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने कहा कोई भी दो लिंक्ड जीन्स अगर आपस में 1% में रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी दिखाते हैं तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमॉर्गन हो जाएगी, 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, अगर वो 2% रिकॉम्बिनेशन दिखाता है तो उनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमॉर्गन हो जाएगी। तो मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी वो जीन्स जो होंगे उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करेंगे। तो मैं यह कह सकता हूं क्या कि लिंकेज जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेशन की, रिकॉम्बिनेशन के, या फिर मैं इसी को एक चीज और बोल सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो सही बात है, अगर डिस्टेंस कम है मतलब लिंकेज ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो वो आपस में टेंडेंसी दिखाएंगे कि वो एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, और अगर दो जीनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये थी लिंकेज थ्योरी। उसके बाद यहां देखो, पैरेललिज्म ऑफ बिहेवियर बिटवीन क्रोमोसोम एंड मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडल जो फैक्टर्स की बात करता था, जो क्रोमोसोम्स की बात करता था, उनमें पैरेलल चीजें क्या थी? देखो, बोथ द क्रोमोसोम एंड मेंडेलियन फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एन अनअल्टर्ड फॉर्म। देखो, बोथ ये रिकॉर्ड, both the chromosomes and Mendelian factors are transmitted from one generation to another in unaltered form। ठीक है, वो बोलता है कि एज इट इज, जैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, और अनअल्टर्ड फॉर्म में होते हैं। अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन मेंडेलियन फैक्टर इनसाइड अ गैमेट। हाँ, मेंडल बोलता था कि एक फैक्टर जो होगा वही एक गैमेट में पहुंचेगा, जैसे कि होता है जब हम देखते हैं कि जब एलील्स होते हैं, वो एलील्स जब सेपरेट करते हैं तो सिर्फ एक एलील जो होता है वो एक गैमेट में जाता है, करेक्ट? ठीक है, गैमेट सिमिलरली कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम। वैसे ही हर कैरेक्टर के लिए एक क्रोमोसोम जो होता है वही एक गैमेट में मिलता है। वैसे तो पेयर मिलते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है ना, लेकिन एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, similarly contains a single chromosome out of the pair of homologous chromosomes due to meiosis that occur before the formation of gametes। और meiosis होता है तो क्या होता है? meiosis होने के बाद क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं वो उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो मतलब एक कैरेक्टर के लिए जो एक क्रोमोसोम होगा वही उसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसमें? गैमेट में। On offspring contain two chromosomes of each type, ठीक है, that are obtained from two parents through their gametes। They are involved in the fusion and the formation of the zygote that also contains two Mendelian factors for each character। These factors come from two different parents through their gametes। देखो क्या, जैसे ना ये 1 नंबर क्रोमोसोम है और ये भी 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये फादर से आया है और ये मदर से आया है, करेक्ट? अगर इसके ऊपर कैपिटल ए लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी कैपिटल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर स्मॉल ए, उसके ऊपर कैपिटल ए हो सकता है। तो ऐसे ही पता है क्या, ऐसे 2 नंबर क्रोमोसोम, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करते हुए हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, है ना? 46 क्रोमोसोम। तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमें क्रोमोसोम्स जो होता है उसका एक पेयर मिलता है, ठीक है ना? तो ऐसे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, जो अभी हमने बात की थी ना, वो
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं और जो कि मिलते हैं हमें 23 पेयर्स के फॉर्म में, यानी कि हर एक क्रोमोसोम का क्या है? एक जोड़ा है। 1 नंबर क्रोमोसोम, 1 नंबर क्रोमोसोम, जैसे एक फादर से आया हुआ और एक मदर से आया हुआ है, करेक्ट? वैसे ही है, तो 23 पेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, बात करता हूं मैं, जो 22 पेयर हैं, 22 पेयर्स जो हैं वो मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं। इनको देख करके हम ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। उनको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ना, 23 पेयर जो है, 23rd वाला पेयर जो है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, इनसे देख करके हम पता लगा सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। ये तो दोनों में सेम होता है, दोनों में सिमिलर हो सकता है। इनको देख करके नहीं पता लगा सकता कि मेल है कि फीमेल है, इनको देख करके पता लगाया जा सकता है कि मेल है कि फीमेल है। तो बोलते हैं एलोसोमल क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं इनको, करेक्ट। तो जब गैमिट बनते हैं ना, तो ये 22 पेयर्स जो होता है ना, उसमें से एक एक पेयर जो होता है वो 22 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम एक इसमें चला जाता है, गैमिट में चला जाता है। और इनमें से अगर मेल है तो एक में एक्स और एक में वाई चला जाएगा स्पर्म में, और ओवम है तो एक में एक्स और दूसरे वाले में भी एक्स। तो ये ऑटोसोमल और एलोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें मिलते हैं सारे एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर ऑटोसोमल एलोसोमल क्रोमोसोम है वो देखे जाते हैं। तब यहाँ क्या होता है? ऑटोसोम एंड द सेक्स क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्या था? अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, है ना, ह्यूमन की बात करूं, तो उसके अंदर क्या है? 23 पेयर्स है, ठीक है। 22 पेयर्स जो होंगे वो ऑटोसोमल है, और जो 23rd पेयर है वो एलोसोमल है। और पता है वैसे ही फ्रूट फ्लाई के अंदर 2n इजिकल्स टू 8 है, तो उसमें जो 6 क्रोमोसोम है ना वो ऑटोसोमल है, और वही आपको पता है जो बाकी के दो हैं, यानी एक्स एक्स है 7 नंबर और 8 नंबर, तो वो फीमेल है, और अगर एक्स और वाई है तो वो मेल है। ये होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम जिनको एलोसोम्स, करेक्ट। अभी यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहॉपर। अब ये काम करते हैं अपने ना, सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आप ह्यूमंस के बारे में बात कर लेते हैं, मैमल्स में ह्यूमंस के बारे में, जिनमें एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। सुनना ध्यान से, सुनते रहना। हम मान लो मैंने माना एक मेल और मैंने यहां माना एक, ठीक है। यहां एक बात करते हैं, मेल जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। मैं उनको ऐसे लिख देता हूं, देखो 44 प्लस एक्स वाई। 44 तो क्या हो गए? ऑटोसोमल हो गए, एक्स और वाई कैसा हो गए? एलोसोमल पेयर हो गया, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है? दोनों सेम होते हैं, तो 44 प्लस एक्स एक्स लिख दूं क्या मैं? है ना, सही है ना। अब यहां पर क्या होगा? जब गैमिट्स बनेंगे ना, सुनना ध्यान से, जब गैमिट्स बनेंगे ना, गैमिट्स में ये तो बनाएगा स्पर्म, है ना, ये बनाएगा स्पर्म, और यहां बनेंगे ओवम, यहां बनेंगे ओवम, ये ओवम बनेंगे। अब स्पर्म जो बनेगा ना, इसमें 44 है, 44 में से 22 यहां जाएंगे और 22 यहां जाएंगे। अब यहां इसके अंदर मान लो एक एक्स चला गया और इसके अंदर एक वाई चला गया, बोलो 22 और 1 23 हो गई, 23 23। बोलो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए कि नहीं हुए ना। वैसे अगर यहां देखो तो 22 यहां, 22 यहां, एक एक्स यहां, एक एक्स यहां, ये ओवम हो गए। अब अगर ये स्पर्म इसके साथ जाकर के फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करता है, तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे? 44। मैं एक काम करता हूं, मैं चेकर बोर्ड से बना देता हूं, चेकर बोर्ड से देख लेता हूं, ठीक है ना। ये देखो
बहुत इजी समझ में आएगा। अगर ये स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो देखो 22 और 22 कितने हो जाएंगे 44 प्लस ये x और ये x क्या हो जाएगा XX। बताओ ये क्या बनेगा, ये फीमेल बनेगी ना, एक फीमेल है, ठीक है। अगर ये स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो 22 कितने हो जाएंगे 44 प्लस x और x फीमेल बनेगी। अब अगर ये स्पर्म जो Y क्रोमोसोम रखता है ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है 44 22 44 प्लस XY, ये एक मेल है, ये एक मेल है, और 22 और 22 ये स्पर्म उस ओवम के साथ जाके फर्टिलाइज करता है तो 44 प्लस XY, ये नीचे वाला मेल है। तो पता है कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड कर रहा है। Y क्रोमोसोम अगर ओवम के साथ जाके मिलेगा तो मेल होगा, और X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म अगर जाकर के मिलेगा तो मेल होगी। तो यहाँ मेल और फीमेल को डिसाइड करवाने का काम जो है वो स्पर्म करता है ना कि ओवम, क्योंकि ओवम तो दोनों ही सिमिलर है। देखो तो दोनों ही सिमिलर है, ऊपर वाली दोनों फीमेल नीचे वाले दोनों मेल, तो 50% पॉसिबिलिटी होती है फीमेल होने की और 50% पॉसिबिलिटी होती है मेल होने की। 50-50% होता है दोनों मेल और फीमेल दोनों होने का क्राइटेरिया रेशियो जो। अब इनमें से कोई भी किसी भी तरह का जो भी जुगाड़ बिठाता है वो खराब है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी ना लेडीज होती हैं, ठीक है ना, वो जनरली क्या होता है प्रेग्नेंट फीमेल को देख करके कयास लगाने लगती है, इसके तो ये लग रहा है इसको, मैडम 50-50% होता है दोनों का, किसी का भी ज्यादा रेशियो और किसी का कम रेशियो नहीं होता है, करेक्ट। और ये डिसाइड करवाने वाला कौन होता है, ये क्रोमोसोम है। जनरली क्या होता है अनएजुकेटेड पीपल वो, और गांव में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी के बार बार लड़की हो रही है तो उसका दोष उसकी ना मदर को दिया जाता है, फीमेल को दिया जाता है, वाइफ को दिया जाता है। क्या बार बार लड़की जो है वो जन्म ले रही है, क्या है, क्योंकि ये चीजें जो है वो कई सारी ऐसी खराबियां हैं हमारे समाज के अंदर, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि जो फीमेल की गलती है उसके अंदर, तो फीमेल की कहां से गलती है भाई, स्पर्म जो है वो एक्स वाला या वाई वाला जाएगा तो डिसाइड करेगा वो तो, और ये कंप्लीटली कोइंसिडेंस है, जो पहले पहुंच गया वो फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेल और फीमेल के अंदर जो होता है मोस्टली ऐसे होता है, ये XX XY टाइप का होता है ह्यूमंस के अंदर। अभी मैं बताता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो ग्रास हॉपर के अंदर कैसा होता है। उनमें XX और X0 टाइप का होता है, ऑटोजोमल जो होते हैं वो तो होते ही है उनके अंदर, और XX X0 कैसे होता है ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, सुनना ध्यान से। यहां जो फीमेल होती है और यहां जो मेल होता है, मेल के अंदर क्या होता है एक क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल में XX होता है और मेल के अंदर होता है X, और एक क्रोमोसोम कम है तो उसकी जगह लिख दिया Y, जीरो लिख दिया, क्या ना कम है। अब जब गैमिट्स बनेंगे तो ये ओवम में X और X जाएगा, यहां जो गैमिट्स बनेंगे उनके अंदर क्या होगा, एक में तो X क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे में नहीं जाएगा, तो वहां लिख दिया मैंने जीरो, ठीक है। हाँ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो रहेंगे इनके अंदर, ठीक है ना, मैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। अब यहां अगर फर्टिलाइजेशन होगा कैसा बनेगा वो देखो चेकरबोर्ड, अगर इस स्पर्म का इस ओवम के साथ हुआ तो XX, ये फीमेल होगी, इस स्पर्म का इस ओवम के साथ हुआ तो XX, इस स्पर्म का इस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो X0, और इसका इसके साथ हुआ तो भी X0। यहाँ पर भी तो 50% फीमेल होने की और 50% मेल होने की संभावनाएं हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर के अंदर ऐसा दिखता है ना। हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर बर्ड्स की। सबसे पहले बर्ड्स के अंदर क्या होता है ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहां आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना उनसे एग्जैक्टली डिफरेंट होता है, उल्टा। यहां जो मेल है और यहां जो फीमेल है, यहां पता है क्या मेल के अंदर मिलता है सेक्स क्रोमोसोम में ZZ और फीमेल में मिलता है ZW। इसका मतलब आपको पता है फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, मेल में तो दोनों स्पर्म में सेम ही होगा, या फीमेल जो है उसका ओवम डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा फीमेल बनेगी। अब यहां आपको पता है ZZ और ZW है, अब यहां इसके अंदर अगर मैं यहां लिख दूं ZZ, यहां लिख दूं Z और W, इस जगह पर देखो ZZ ये क्या है, ये मेल बनेगा, ZW ये ओवम है, स्पर्म है, इसका इसके साथ ZZ और इसका इसके साथ ZW। तो यहाँ डिसाइड कौन करवा रहा है, यहाँ ओम डिसाइड कर रहा है
कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी। ये होता है बर्ड्स के अंदर। अब एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है जो कि हनी बी के अंदर होता है। हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर बेस्ड होता है। आपको पता है जो हनी बी होती है, जो हनी बी है उसके अंदर दो तरह की हनी बीज होती है। एक तो होता है मेल, इसको हम बोलते हैं ड्रोन, करेक्ट। एक होती है फीमेल। फीमेल में भी दो तरह की होती है, एक होती है क्वीन, ठीक है, और दूसरे होता है वर्कर। वर्कर्स जो होती है ना वो स्टेराइल होती है और क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है और अंडे देने का काम यही करती है, अंडे देने का काम यही करती है। तो आपको पता है मेल्स जो होते हैं ना उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 16 और फीमेल्स जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32। मेल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं। अब पता है क्या होता है, फीमेल के अंदर जो 32 क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस करेगी और 16-16 क्रोमोसोम वाले क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। एग्जैक्टली ओवम बनेंगे तो 16-16 क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ होंगे एग्जैक्टली। अब अगर सुनना ध्यान से, अगर ये 16 नंबर वाले क्रोमोसोम वाले ओवम बने या अंडे बने उसके अंदर, मेल जो है उसके अंदर ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम है, ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम है, उसके 8 तो होने से रहे, ऑलरेडी वो हैप्लॉइड कंडीशन में, तो वहां माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद 16 क्रोमोसोम वाला क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब अगर पता है क्या, अगर इस स्पर्म और इस ओवम का, अगर इस स्पर्म और इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। देखो ये फर्टिलाइजेशन के बाद की है। और अगर मान लो इस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इस एग से सीधा पता है क्या बनेगा, इस एग से बनता है सीधा मेल या ड्रो। तो पता है एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि एक मेल जो होता है उसके फादर नहीं होते, उसके फादर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली फीमेल के एक ओवम से बना है, स्पर्म तो आया ही नहीं, तो एक मेल के फादर नहीं होते लेकिन उसके ग्रैंडफादर होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये फीमेल जो है वो जो बनी है वो किसी ओवम और किसी स्पर्म से बनी होगी, इसमें भी 16 होंगे और इसमें भी 16 होंगे। ये कौन है, ये 16 वाला इस फीमेल का पापा है, एग्जैक्टली वही हुआ, इस फीमेल का पापा है और ये फीमेल जो है ये इसका बेटा है। तो अगर ये बेटा हुआ और ये उसकी मदर हुई, ये बेटा हुआ ये उसकी मदर हुई, तो उस मदर का जो फादर है, जो उसके ग्रैंडफादर हुआ है यानी नाना, ठीक है ना। तो जो सन होते हैं ना, यानी कि जो मेल्स होते हैं उनके फादर तो नहीं होते क्योंकि वो सीधा ओवम से बने, लेकिन उनके ग्रैंडफादर जरूर होते हैं। क्या है, ग्रैंडफादर होंगे, क्योंकि यहां 16 और 16 क्रोमोसोम से ही तो ये 32 वाली फीमेल बनी होगी, है या नहीं। तो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर बेस्ड होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल बनेगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, और ये बिना फर्टिलाइज एग से जो आगे संतानें बनती है, ठीक है ना, क्या मैं उसको बोल सकता हूं क्या, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस टर्म आती है ना, पार्थिनोजेनेसिस टर्म इसीलिए आती है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसी ओवम से आगे आने वाली जनरेशन या किसी एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाना, उससे क्या होता है, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यहां सेक्स जनरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर पर बेस्ड रहेगा, पेडिग्री एनालिसिस रहेगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।